आज बात करते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। और कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आजकल के ज़माने में। इसका कारण ये है कि हर आदमी इंटरनेट पे है, सब कुछ कंप्यूटर पे है। देखिए, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे आना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि मेरा बैंक मुझे बोलता है कि बैंक से ट्रांजैक्शन, इंटरनेट से ट्रांजैक्शन करिए। मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो मुझे फॉर्म भरना है तो बोलते हैं ऑनलाइन भरिए। अगर मुझे गैस लेना है तो कहते हैं कि ऑनलाइन वो अप्लाई करिए। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट पे हो रही है या कंप्यूटर से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें या नेटवर्क पे हो रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल आ गई है, दैट इज़ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्राइम जुड़ा है, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता क्या है? फोरेंसिक जो कंप्यूटिंग है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ को? डिजिटल एविडेंस को। यहाँ पर एविडेंस जो है वो डिजिटल एविडेंस होगा, इस तरीके से, किस ऐसे इस मैनर में, ताकि वो लीगली एक्सेप्टेबल हो सके। यानी कि आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। कोई भी चीज़ को करना, किसी भी वस्तु को या कोई भी एविडेंस को करना, वो वहाँ तक की बात नहीं है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स में जो लीगली एक्सेप्टेबल हो। तो चाहिए क्यों आपको ये एविडेंसेस? व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस एविडेंसेस? क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर क्राइम्स और मिसयूजेस हो रहे हैं। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर एविडेंसेस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा, उससे अरेस्ट हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट को। और आगे की जो अगेन ये सब चीज़ें हैं, क्राइम्स हैं और मिसयूज हैं, इनको रोका जा सके, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, जो फोरेंसिक्स की करेक्टरिस्टिक है, वो पहले आइडेंटिफाई करना, फिर प्रिजर्व करना, फिर एनालाइज करना, फिर प्रेजेंट करना। क्यों आया कंप्यूटर फोरेंसिक्स? क्यों जरूरत हो गई? पहली चीज़ तो ये है कि आपको एविडेंस चाहिए ताकि किसी को पनिशमेंट दिला सके। साथ में आपके कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। देखिए, अगर कोई कोड ऑफ लॉ नहीं है, इसके प्रति एविडेंसेस नहीं जानते लोग कैसे निकालेंगे, या ये प्रचलन नहीं है कि देखो, मैं कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करके बच के निकल जाऊंगा किसी के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी करके। अगर ऐसा है तो फिर हर आदमी ये करेगा, क्योंकि सर हर कोई आजकल उस पर है। लेकिन अगर ये इंटीग्रिटी इंश्योर करनी है तो आपको ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी ताकि लोग डरें, ताकि लोगों को पता रहे कि देखिए, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो मेरे साथ ये हो सकता है और मुझे जेल जाना पड़ सकता है। और जो हाई टेक ऑफेंसेस, देखिए, बहुत समझदार लोग हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं, सब लोग हाई टेक हो गए, लेकिन उनके लिए भी अगर गलत काम करेंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा। कंप्यूटर फोरेंसिक्स की 30 साल पहले शुरुआत हुई थी यूएस में, जहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर, उन्होंने देखा जो क्रिमिनल्स हैं वो टेक्निकल हो गए। टेक्निकल यानी डायरेक्ट ना करके वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है, या फिर जैसे इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो यार कोई कमेंट कर दो या कुछ लिख दो, तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। आप एक तरीके से वर्चुअली एक्चुअल काम कर रहे हैं, वर्चुअली एक्चुअल काम कर रहे हैं। ये पिछले कई सालों में केवल यूएस में नहीं, पूरे पूरे देश में, हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। फिर उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट है और मिलिट्री, उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्यूटर फोरेंसिक फील्ड लोकल, स्टेट और फेडरल लेवल पे आ गई। ये खासतौर पर यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं एक डेटा दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी। अब और भी रोबस्ट फोरेंसिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बन रहे हैं यहाँ पर, और ये खासतौर पे मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट में ध्यान दे रहे हैं कि वो अपने पर्सनल को बहुत अच्छे से ट्रेन करें ताकि जो क्राइम्स जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उससे डील किया जा सके। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स का गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसका ध्येय क्या है? इसका एक ही ध्येय है कि आप एविडेंस निकालें और उस एविडेंस को इस तरीके से रखें ताकि क्रिमिनल पे लीगल एक्शंस हो सके। तो साइबर क्राइम और एविडेंस क्या होते हैं? साइबर क्राइम सबसे पहले समझिएगा, क्योंकि जब क्राइम होगा तभी उसका एविडेंस की बात आएगी। तो साइबर क्राइम क्या होता है?
साइबर क्राइम वो होता है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए कोई ऑफेंस करने में या कमिट करने में या उसे कंसील करने में, छुपाने में या उसको अंजाम देने में। बहुत सारे साइबर क्राइम हो सकते हैं, जैसे फोर्जरी हो सकती है, आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, आपके फ्रॉड या थेफ्ट हो सकता है, आपके कॉपीराइट वायलेशन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग किसी की भी चीज ले लेते हैं। अभी आपको एक लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस कॉपीराइट वायलेशन से। आइडेंटिटी थेफ्ट, थ्रेट, बर्गलरी, होमिसाइड, हत्या, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन या साइबर टेररिज्म आजकल भी बहुत बड़ा टॉक ऑफ टाउन है या फिर एक बहुत बड़ा वर्ड है जिससे पूरी दुनिया जो है प्रताड़ित है और पूरी दुनिया कंसर्न्ड है। साथ में सेल्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉड है, ये सारी भी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता रहा था कि क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप सब, कितना बढ़ गया डेटा ब्रीचिंग ऑनलाइन, कितना हो गया है। पहले क्या था, किसी की वॉलेट चुरा के भाग जाइए, यही करते थे चोर, और जो चीज़ होती थी वो फिजिकली होती थी। लेकिन ये तो छुपा रुस्तम होता है, मतलब आदमी छुप के वो नुकसान पहुंचा देता है जो सामने आप नहीं पहुंचा सकते। और जो मैं ये कह रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि 23%, 100 में से 23% ये क्राइम है यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं। अब इसके बाद सीधा देखिए, सबसे छोटा जो सेकंड आ रहा है आपका 9% है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना ज़बरदस्त है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में 3% है, लेकिन ये क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और सबसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स हमारे यहाँ से ही आते हैं, तो इसलिए आप सोचिए कि ये टॉपिक कितना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो एविडेंस, देखिए एक आइटम जो तब तक एविडेंस नहीं हो सकता जब तक कोर्ट उसे एडमिट ना करे, कोर्ट ना कहे कि भाई ये एविडेंस है। तो जो मोस्टली फोरेंसिक्स होते हैं उनका काम यही होता है, कलेक्ट, प्रिजर्व, एनालाइज, ताकि इस तरीके से इसको ये 3 काम किए जाएं कि एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर सके, मतलब कॉम्प्रोमाइज मतलब कोई क्वेश्चन ना कर सके और कोई एविडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। क्योंकि एविडेंस तो एक ही बार होता है। अगर मान लीजिए किसी ग्लास पे किसी के हाथ के निशान है और वो आपने हटा दिए, तो फिर तो गया, वो कहाँ से दोबारा आएगा आपके पास। और डिजिटल एविडेंस क्या होता है? डिजिटल एविडेंस जो डेटा रिकॉर्ड हो जाता है या प्रिजर्व हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में या फिर और कोई कंप्यूटिंग सिस्टम में, जो बाद में पढ़ा जा सके या समझा जा सके इन्हीं दोनों चीज़ों पर। और इसमें डिस्प्ले हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे कोई और फॉर्म ऑफ आउटपुट है, ये सारी चीज़ें डिजिटल एविडेंस में आती हैं। क्या क्या डिजिटल एविडेंस हो सकते हैं? पर्सिस्टेंट डेटा, जहाँ जो परमानेंट स्टोरेज होता है उसमें जो डेटा है वो भी हो सकता है। वोलेटाइल डेटा, जैसे आपके जो कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो जो डेटा हट जाता है उस वोलेटाइल डेटा कहते हैं, वो भी आ जाएगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर रजिस्ट्री है, कंप्यूटर हिस्ट्री है, टेम्पररी फाइल्स है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब में भी आ जाता है। अब जो एविडेंसेस हैं, जो उनके रूल्स समझिएगा। पहले तो एडमिसिबल होना चाहिए, यानी कि कोर्ट में मान्य होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह रिलेवेंट होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ऐसा कम से कम ऐसा हो जो सस्पेक्ट की तरफ ले जा सके। रिलायबल होना चाहिए, यानी कि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी या वेरासिटी पे सवालिया निशान ना लग जाए। और बिलीवेबल होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब ज्यूरी जो बैठी है, आप ये समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, आप उनको जो समझाएंगे वो समझेंगे, और इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इसलिए वो बहुत क्लियर कट आपके पास चीज़ होनी चाहिए। जो 10 लोकेशन है एविडेंसेस के, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं जहां आपको मन में लगता है, गिल्ट फील होती है कि नहीं मैंने शायद गलत किया है, तो आप समझिएगा कि वो कहाँ कहाँ हो सकती है। पहली चीज़ ये है कि वो हिस्ट्री जो आपकी होती है, इंटरनेट की हिस्ट्री, या इंटरनेट की टेम्पररी फाइल, या आपके अनअलोकेटेड स्पेस या स्लैक स्पेसेस में जो आपके पर्सनल चैट रूम्स हैं या सेव्ड एरियाज है जहाँ आप बात करते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स, क्लब लिस्टिंग, पोस्टिंग, इसमें बात करते हैं। और जो आपकी सेटिंग्स है, फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइलें में ये है, ये क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है बाद में आराम से रिकवर की जा सकती हैं। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई चीज़ें हटा देंगे, तो एक बार करने से पहले सोच लीजिएगा कि भाई आज मैं कर तो दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे इसका
खामियाजा भुगतना पड़े। फाइल स्टोरेज की जो डेट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कब एडिट किए हैं, फाइल की शेयरिंग कब की, ईमेल्स तो सबसे बड़ा आपका एविडेंस हो सकता है। मेथोडोलॉजी क्या होगी, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम बंद किया जाता है, फिर हार्डवेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर लोकेशन पे, फिर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो खैर आजकल ख़त्म हो चुकी है, इसका बिट स्ट्रीम बैकअप लिया जाता है, फिर मैथमेटिकली वेरीफाई किया जाता है डेटा को सारे स्टोरेज डिवाइसेस में, फिर डेट और टाइम देखा जाता है डॉक्यूमेंट में सिस्टम से, और फिर उसके बाद सर्च कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर विंडो की स्वैप फाइल इवेलुएट की जाती है, फाइल स्लैग इवेलुएट की जाती है, और जो इरेज फाइल है जो हटाई गई हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, और फिर सर्च फाइल फ्लैग्स का इन सबको कीवर्ड्स के हिसाब से देखा जाता है, फिर फाइल नेम डेट और टाइम देखा जाता है डॉक्यूमेंट का, फाइल को प्रोग्राम को और स्टोरेज को अनॉमलीज देखी जाती है, और साथ में फिर प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इवेलुएट किया जाता है, और उसके बाद जो फाइनली निकलता है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो एप्लीकेशंस इसके ये है कि जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड ही होते हैं, और क्योंकि पैसा इधर उधर करना और आराम से आप, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बस पैसे आपके अगर लाखों करोड़ों में किसी ने निकाल लिए चले गए, और कोई किसी दूसरे देश में बैठा हुआ ऐसी, तो फिर आप क्या कर लोगे आप, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई गलत काम करना चाहता है, कोई गलत इरादे से काम करना चाहता है, सिविल लिटिगेशन हो गया, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी वॉल्यूशन हो गया, ऐसे कोई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय है, आपसे एम्प्लॉय कोई खुश नहीं है, वो आपके नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो सब चीज़ में आएगी। और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को कौन यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिनको एविडेंस चाहिए ताकि वो सस्पेक्ट को सज़ा दिला सके, और सिविल लिटिगेशन यानी कि पर्सनल या बिजनेस डेटा अगर किसी के कंप्यूटर में है फ्रॉड, हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन केसेस के तहत। प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए हैरेसमेंट, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट केसेस के लिए यूज होता है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, ये आपके कंप्यूटर फॉरेंसिक्स पे डिपेंड करते हैं कि इनको वारंट मिल जाए और प्रोसीजर हैंडलिंग मिल जाए। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल या प्राइवेट जो सिटीजन्स हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, कि इनका कोई बेचारों का हैरेसमेंट हो रहा हो, अब्यूज़ हो रहा हो, या फिर इनकी नौकरी छुटा दी जाए किसी गलत कारण से, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्किल्स क्या चाहिए आपको एक कंप्यूटर फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के लिए? पहले तो आपको की प्रोग्रामिंग रखनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ओएस एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए, आपके एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और सबको आपके लेटेस्ट इंट्रूडर टूल्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी और स्टिगनोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये दोनों आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लोग सामने तो करते नहीं है, सब कुछ छुपा छुपा के करते हैं, तो वो जो छुपा चीज़ है उसको भी आप निकाल सकें, जान सकें, वो चीज़ें यहाँ पर आपको आनी चाहिए। और जो रूल्स ऑफ एविडेंस मैंने आपको 5 बताया, और एविडेंस की हैंडलिंग ये आपको आनी चाहिए, और एबिलिटी टू बी एन एक्सपर्ट विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप बोलने में अच्छे हैं, आप अच्छे अधिवक्ता हैं, तो यह काम आपके लिए है। तो क्योंकि कंप्यूटर इतने बढ़ गए हैं, इंटरनेट इतने बढ़ गए हैं, और हर दिन प्रोफेशनली सोशली इतना ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, इतने ज़्यादा लॉस हो सकते हैं, हमेशा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे डिलीट कर दिए गए, डैमेज किए गए, हिडन कर दिए गए, उनको आप निकालें और निकाल सकें, और कोई ये सोच रहा है कि उसने आराम से जो सिस्टम्स बनाए गए हैं उनको बीट कर दिया है, उनका नुकसान पहुंचा दिया है, और गलत इरादा उसका सक्सेसफुल हो गया है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है आपके हाथ में। जो मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा है पीपीटी सोर्स www.studymafia.org। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट है, लेकिन क्योंकि मैंने ये जो पावर प्रेजेंटेशन है वो यहाँ से कुछ उसके अंश लिए, और बहुत सारे चीज़ें इसमें थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट इसका है इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है, क्योंकि मैं कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहता। ये जिसका कंटेंट है, जिसने इस पे मेहनत की है, जिसका ये काम है, वो उसका काम है, मैं उसे नहीं छीन सकता, मुझे उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके कंप्यूटर रूल्स जो है उसके वायलेशन में आती है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।